हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब। हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने सारे ही कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से जाना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें देख लें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के बी पार्ट पे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन। स्टूडेंट्स, हम फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए होता है थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हम उस चैप्टर की पूरी थ्योरी और कंसेप्ट को समझते हैं, और पार्ट बी होता है न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें हम उस चैप्टर में जो जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड एंड अनसोल्ड और एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो हमने चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट बी को कवर करेंगे जिसमें है न्यूमेरिकल पार्ट। जब आप 11th और 12th क्लास में होते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं तो आप पार्ट बी को स्किप कर देते हैं, लेकिन यही पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से जो कंसेप्ट लिए जाते हैं वो इतनी इजी होते हैं, सभी बच्चे उनको आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन फंसता है जिसमें आप को डिफिकल्ट लगता है वो है न्यूमेरिकल पार्ट, तो हम इस पार्ट को छोड़ेंगे नहीं और हम एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो यही न्यूमेरिकल्स आपको स्कोर करवाएंगे। आप नीट, एआई, ट्रिपल जेई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है, आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक से ही ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को मल्टीपल टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स कीजिए। जब आपको ये लगता है कि हाँ न्यूमेरिकल्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए, तभी आप किसी रेफरेंस बुक पे जाइए, ठीक है। तो चलिए, हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो हम करते हैं सेकेंड पार्ट विच इज न्यूमेरिकल पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सोल्व्ड प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले हम सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो सोल्व प्रॉब्लम में हमारा देखते हैं बुक में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। सोल्व प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या निकालना है। हम लिख लेते हैं क्योंकि जो हमें गिवन होता है वो पता चल जाए और जो हमें कैलकुलेट करना है वो पता चल जाए तो हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्या निकालना हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये हमें निकालना है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें गिवन है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास का सम कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं पता तो आप अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास जो हम याद करते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से ही करके दिखाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट इज कार्बन, और आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एटम्स ऐसे हैं, आपको इनका एग्जैक्ट एटॉमिक मास याद करना ही पड़ेगा। आप इनको याद कर ही लीजिए, ठीक है। कार्बन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होता है, 12.011 U। हाइड्रोजन का होता है 1.008 U और ऑक्सीजन का तो सेम ही होता है 16 U। अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी कार्बन को हम लिख देते हैं 12 और हाइड्रोजन ये क्या है 1 U लिख देते हैं और ऑक्सीजन तो 16 U है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12.011, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ पे 12
मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1.008 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 6 72.066 प्लस 12 1 12। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपका 12.096 प्लस 16 6 96। ठीक है, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा आपका 180.162 U। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एग्जैक्ट क्या आया है 180.162 U। अगर आपको एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं पता कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप इन तीनों के तो याद कर ही सकते हैं, आप इन तीनों का एग्जैक्ट एटॉमिक मास याद कीजिए, क्योंकि सारे ही कंपाउंड मैक्सिमम कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। तो इन तीनों के आपको एग्जैक्ट एटॉमिक मास याद होने चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट तो याद करते हैं, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहां से भी आप देखेंगे कार्बन का कितना है 12, तो 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस हाइड्रोजन का क्या कितने एटम्स है 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 6 मल्टीप्लाई और एटॉमिक मास क्या है 16। तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 180 U। तो यहां से भी आप देख रहे हैं 180 आ रहा है, और यहां से भी जब आपने एग्जैक्ट पुट किया था यहां से भी 180.162 आ रहा है। ये एग्जैक्ट आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा 180.162 यूनिट। तो किस तरीके से हमने निकाला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालना था। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स। और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12.011, हाइड्रोजन का 1.008 और ऑक्सीजन का होता है 16। जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 16 मल्टीप्लाई एटॉमिक फॉर्मूले में 6 एटम्स है, तो 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो 12 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन है 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकलेगा। तो चलिए करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। Second question is compound containing 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? Empirical और molecular formula निकालना है। बहुत ही easy question है। क्या क्या हमें दे रखा है, जो पहले हमें given है वो लिख लेते हैं। हमें क्या क्या given है, कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन कितना है 4.07%, कार्बन कितना है 24.27% और क्लोरीन कितना है 71.65%। मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास कितना गिवन है 98.96 ग्राम्स। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ये हमें निकालना है और ये सब हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने गिवन और क्या क्या हमें निकालना है वो हमने लिख लिया है। तो मैंने बता रखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से, थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने डिस्कस किया था हम किस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। क्या मेथड है उसका, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और टेबल बनाते हैं। सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे और ये मास परसेंटेज दे रखा है, हम मास परसेंटेज नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे मास इन ग्राम्स। ठीक है, यहां परसेंटेज में गिवन है, ठीक है, हम यहां क्या लिखेंगे मास इन ग्राम्स। यहां लिखेंगे हम एटॉमिक मास क्या है उस एलिमेंट का। फिर उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स और फिर नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स।
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये हम टेबल बनाते हैं, एलिमेंट्स, मास, एटॉमिक मास, यहां से मोल्स निकालेंगे और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सबसे पहले हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। मास कितना गिवन है? ये परसेंटेज में है, जब आप इसको ग्राम में लिखेंगे एज इट इज इसको ग्राम्स में लिख देंगे। 4.07 ग्राम्स, 24.27 ग्राम्स एंड 71.65 ग्राम्स। जब आप इनका एटॉमिक मास लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट लिख लीजिए 1 आएगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। अगर आपको एग्जैक्ट पता है आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1.008, कार्बन का होता है 12.011 और क्लोरीन का होता है 35.5। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जब आप मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 4.07 को 1 से डिवाइड किया जाता है तो 4.07 ही आता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 24.27 को डिवाइड करेंगे 12.011 से, तो आपका क्या आएगा? 2.021। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2.021 आएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 71.65 को डिवाइड किया जाता है 35.5 से, तो ये भी कितना आता है? 2.021। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए क्या किया जाता है? आप जो भी छोटा नंबर है उससे तीनों को डिवाइड कर दीजिए। जितने भी नंबर्स हैं उनको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। जब 4.07 को 2.021 से आप डिवाइड करते हो तो यहां से आएगा 2। दोनों को डिवाइड करने के बाद 2 आते हैं। 2.021 को डिवाइड करोगे 2.021 से तो 1 ही आएगा। और सेम हियर 2.021 को 2.021 से ही डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हाइड्रोजन का होल नंबर रेशियो क्या है? 2, कार्बन का क्या है? 1 और Cl का क्या है? 1। ठीक है, तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन को लिखते हैं। कार्बन का क्या आया है? 1, नीचे एटम लिखेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हाइड्रोजन का क्या है? 2 और क्लोरीन का भी क्या है? 1। तो CH2Cl। तो यहां से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH2Cl। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन के कितने एटम है? 1 मल्टीप्लाई कार्बन का एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 1 ही एटम है, तो 35.5 एटॉमिक मास मल्टीप्लाई 1 यहां से 12 आ गया, प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 35.5। जब आप इसको सोल्व करते हैं यहां से आएगा आपका 49.5 आएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन है क्वेश्चन में 98.96 ग्राम्स। n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला 0.50 ग्राम्स। तो यहां से जब आप n निकालते हैं ये इसके नीचे आ जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाय 49.50। जब इन दोनों को कट करते हैं ये 2 पे जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी यहां से क्या आ गई? 2 आ गई। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n क्या आया हमारा? 2 आया है। 2 मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था, क्या आया था हमारा? CH2Cl। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एटम्स को, C2H4Cl2। ये था हमारा क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो समझ में आ गया आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से निकलेगा? सबसे पहले हमने क्या निकाला? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH2Cl। फिर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस क्लोरीन का 1 एटम है, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो 12 प्लस 2 प्लस 35.5 यहां से हमारा आएगा 49.5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में गिवन है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने यहां से निकाल लिया है। यहां से n की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl।
हमने पहले निकाला था और n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी। जब हम यहाँ पुट करते हैं तो इन सभी एटम्स को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, C2H4Cl। ये था क्वेश्चन हमारा। हमें क्या निकालना था, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे दोनों ही निकल गए हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी। सबसे पहले आप टेबल बनाइए, टेबल से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे तो वहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, वहां से n की वैल्यू आ जाती है। n की वैल्यू के बाद आप बस एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना है और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। ओके, ये था सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये कंबशन रिएक्शन लिखनी भी तो आनी चाहिए। किसका कंबशन हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है और क्या प्रोड्यूस होगा। हमें एक चीज का तो पता चल रहा है, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। मतलब कंबशन रिएक्शन में हमें एक तो वाटर मिलेगा और दूसरा क्या होगा वो हम देख लेते हैं। कंबशन, कोई भी कंबशन रिएक्शन लिखनी होती है, यहाँ पे मीथेन का कंबशन दे रखा है, मैं मीथेन ही ले रही हूँ। मीथेन किसी भी चीज का कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या देगा, कोई भी कंपाउंड होता है उसका जब आप कंबशन करवाते हो दो चीजें मिलती हैं आपको, CO2 प्लस H2। लेकिन कितने मोल्स CO2 प्रोड्यूस होंगे और कितने मोल्स H2O प्रोड्यूस होंगे ये आपको कैसे पता चलेगा, इस कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करके। और आपको इसको बैलेंस करने में डिफिकल्टी फील होती है कि आपको ये मुश्किल लगती है कि किस तरीके से कंबशन रिएक्शन लिखी हुई है। मैं समझाती हूँ कैसे। यहाँ पे आपको कोई भी कंबशन रिएक्शन आप लिख रहे हो, जितने भी यहाँ पे कार्बन एटम होते हैं उतने ही यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस करवाने होते हैं। यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन का एक ही एटम दिख रहा है ना, तो उतने ही आपको CO2 प्रोड्यूस करवाने हैं। तो यहाँ पे CO2 का एक ही एटम बनेगा, सॉरी एक ही मॉल बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, जितने यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं, कितने एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के, 4 एटम्स दिख रहे हैं, इसका आधा। कार्बन से हमें क्या मिलता है, CO2, और हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस करता है, H2O। तो जितने कार्बन एटम्स हैं उतने ही CO2 आपको प्रोड्यूस करवाने, और जितने हाइड्रोजन एटम कंपाउंड में है उसके आधे। ठीक है, उसके हाफ, यहाँ पे 4 हैं तो उसके आधे यहां बनेंगे। 4 का आधा क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है, 4, और उसका आधा 2। 4 का आधा क्या होता है, 2, तो 2 हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। और अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये कंबशन रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो देखते हैं। क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मास दे रखा है कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। हम पहले देख लेते हैं हमारा कितने अमाउंट का कंबशन हो रहा है। तो इसका भी हम मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का एक एटम है 1 मल्टीप्लाई एटमिक मास, प्लस हाइड्रोजन की 4 एटम है मल्टीप्लाई 1, तो 12 प्लस 4 कितने का कंबशन हो रहा है, 16 ग्राम का ही कंबशन हो रहा है। और हमसे यही पूछ रखा है कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना कंबशन होगा, कितना कंबशन होगा ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 16 कितना हो गया 32। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। ये तो 1 मोल के लिए है ना 32 ग्राम्स, तो 2 मोल के लिए 2 मल्टीप्लाई 32 64 ग्राम। जब आप 16 ग्राम मीथेन और 64 ग्राम ऑक्सीजन का कंबशन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 एटम ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई एटमिक मास प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो 12 प्लस 32 कितना आ रहा है 44 ग्राम्स।
कितना प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम्स। ठीक है, अब देखते हैं वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 ही एटम है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो 2 + 16 कितना आ रहा है 18, लेकिन 18 आया है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। यहां पे कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 2 × 18 कितना आया 36 ग्राम। तो हमसे यही तो पूछा गया था कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 36 ग्राम वाटर। ठीक है, तो यही पूछा था ना कि 16 ग्राम मीथेन से हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। कितना आया भाई 36 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आ गया। तो क्या करना था थर्ड क्वेश्चन में, हमें सिर्फ कंबशन रिएक्शन लिखनी थी, उसको बैलेंस करना था। ठीक है, और वहां से हमारा आ गया 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करवाओगे तो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 36 ग्राम वाटर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। जब आप प्रोड्यूस करते हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन के बाद तो कितने मोल्स चाहिएंगे मीथेन के। तो क्वेश्चन सेम ही है, हमें कंबशन रिएक्शन ही लिखनी है। तो हमने ऊपर लिखी थी कंबशन रिएक्शन में दोबारा से लिख देती हूँ, सेम यही आएगी कंबशन रिएक्शन। हमने मीथेन का कंबशन किया है CH4 + O2 gives CO2 + 2H2O और यहाँ पे 2 आया था। इसको कैसे बैलेंस किया है वो मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको बता दिया है। हमने यहाँ पे इसका देखा था कितना नंबर ऑफ मोल्स जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता है वो मोल्स बताते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन 2 moles of oxygen produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। तो यहाँ पे क्या था, ये 16 ग्राम्स था, ये 64 ग्राम्स था। जब हमने इसका मास देखा था क्या प्रोड्यूस करा है, कितना 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। हमने ये थर्ड क्वेश्चन में हमने ये सब निकाल लिया था। इस थर्ड क्वेश्चन से ही रिलेटेड दिया गया है हमें फोर्थ क्वेश्चन। लेकिन अब की बारी बोला क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। मीथेन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिएंगे। अगर आप प्रोड्यूस करो इस 44 की जगह पे आप कितने बनाओ 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो। अब 44 की जगह पे आपको कितना प्रोड्यूस करना है 22 ग्राम्स। जब 1 मोल कंज्यूम हो रहा है 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर अमाउंट आधी प्रोड्यूस होगी तो कितने मोल्स लगेंगे हाफ मोल्स। तो आप इसको लिखेंगे कैसे लिखोगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कितना 1 मोल CH4 और 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 1/44 ग्राम 1/44 मोल CH4 और हमें कितना प्रोड्यूस करवाना है 22 ग्राम। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 1/44 मल्टीप्लाई 22 मोल्स CH4। अब काट देंगे 21 2 44 तो कितना आया 1/2 मोल CH4 और 1/2 मतलब 0.5 मोल CH4। तो समझ में आ गया, अगर अमाउंट हाफ हो गई है 1 मोल CH4 से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, अगर अमाउंट उसकी हाफ हो गई है तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो हाफ होंगे। तो यहां से कितने आनी चाहिए थी 0.5 मोल्स। और हम लिखेंगे कैसे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 1 मोल CH4। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है 1 मोल CH4 से, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होगी 1/44 मोल CH4 और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होगी मल्टीप्लाई 22 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 मोल्स मींस 0.5 मोल CH4। ओके, CH4 के 0.5 मोल्स लगेंगे तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 किलोग्राम ऑफ N2 and 10 किलोग्राम of H2 are mixed to produce NH3। 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम H2 को मिक्स किया गया है टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट NH3 फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3।
हमें कितना NH3 फॉर्म होगा और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इन प्रोडक्शन ऑफ NH3 इज ऑल्सो कैलकुलेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमें गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन, N2 and H2 mixed to produce NH3. 50 kilogram of N2 and 10 kilogram of H2 are mixed. तो अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड ये हमें निकालनी है और लिमिटिंग रिएजेंट भी हमें निकालना है, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड इज रिस्पॉन्सिबल बाय लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो उसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वेशन को आप बैलेंस करो। यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम, यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 6 एटम है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किए हैं नाइट्रोजन के, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किए हैं हाइड्रोजन के, और कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं NH3 के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट, जितने रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के, वो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। वेट कितना है, वेट जो हमें गिवन है 50 किलोग्राम्स, हमारा मोलर मास ग्राम्स में होता है, तो वेट को भी हम ग्राम में ही लेंगे। यहाँ किलोग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। यहाँ मोलर मास, नाइट्रोजन का एक एटम का मास होता है 15, तो 2 एटम का 15 मल्टीप्लाई 28 आ गया। ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई 1000, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन H2 के लिए, एक हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और यहाँ है 2 एटम्स, तो मल्टीप्लाई टू 2 आ जाएगा। जब आप इनको सोल्व करेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 17.86 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स। इसको काटेंगे तो 2 5 10, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मोल्स। तो हमें यहां पे मोल्स पता चल गए। अब इस इक्वेशन से क्या है, इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, जो आगे स्टोइकियोमेट्री होता है वो नंबर ऑफ मोल्स बताता है किसी भी इक्वेशन में। तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस NH3। 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर 3 moles H2 to produce 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर 3 moles। 1 मोल आप नाइट्रोजन का यूज करोगे, उसको चाहिए 3 मोल हाइड्रोजन के। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं नाइट्रोजन के, तो 17.86 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स नाइट्रोजन रिक्वायर कितने मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के, तो 3 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 17.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते आते हैं यहाँ से 5.36 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स हाइड्रोजन के इतने मोल्स रिक्वायर होंगे नाइट्रोजन के 17.86 मोल्स के लिए। अब यहां आप देख रहे हैं इक्वेशन में क्या आया है, 5 इंटू 10 की पावर 3, हमारा यहां से आया 5 इंटू 10 की पावर 3 जो हमें अमाउंट गिवन है। तो इस अमाउंट से अगर ये अमाउंट कम है, ये जो अमाउंट हाइड्रोजन की आई, इससे अगर ये अमाउंट कम है तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर इस अमाउंट से ये अमाउंट ज्यादा होती तो ये एक्सेस रिएजेंट हो जाता, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाता। तो अब ये अमाउंट कम है ना, दैट मीन्स हियर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें आइडेंटिफाई करना था लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। और मैंने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3 H2 इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल 3 मोल्स हाइड्रो। तो हम इक्वेशन से देख रहे हैं, इक्वेशन क्या थी हमारी, मैं फिर से लिख देती हूँ, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। हमने जब बैलेंस किया था यहाँ 3 आया था और यहाँ 2 आया था। तो हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है 3 मोल्स H2 प्रोड्यूस 3
3 मोल हाइड्रोजन के कितने NH3 प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल NH3। ठीक है, तो 3 मोल्स हाइड्रोजन, 3 मोल्स H2 प्रोड्यूस, 3 मोल्स H2 प्रोड्यूस 2 मोल NH3 और 1 मोल H2 प्रोड्यूस 2, ये 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 मोल NH3। और हमारे पास मोल्स कितने हैं? कितने मोल्स है हमारे पास? मोल्स कितने हैं भाई हाइड्रोजन के? ये रहे 5 × 10³ मोल्स। 5 × 10³ मोल्स प्रोड्यूस H2, 2/3 मल्टीप्लाई 5 × 10³ तो 5 2 = 10, 10/3 मल्टीप्लाई 10³ जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आएगा 3.30 मल्टीप्लाई 10³ मोल्स NH3। NH3 के इतने मोल्स रिक्वायर होंगे, लेकिन आपसे अमाउंट पूछ रखी है, मोल्स नहीं पूछ रखे। जब आप अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं मोल्स को तो क्या करते हैं? उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहां कर रही हूं 3.30 मल्टीप्लाई 10³ इतने मोल्स हैं। जब आप इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके मोलर मास से 3.30 मल्टीप्लाई 10³ मल्टीप्लाई NH3 का मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटमिक NH3 का मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का 1, तो 14 + 1 × 3 17 आ गया। तो 3.30 × 10³ मल्टीप्लाई 17। जब आप इसको सोल्व करेंगे यहां से आएगा 56.1 × 10³ ग्राम्स। इतने ग्राम NH3 प्रोड्यूस होगा बाय 5 × 10³ मोल्स हाइड्रोजन। लिमिटिंग रीजेंट कौन था? हाइड्रोजन था। इतने मोल्स हमारे पास आए थे। 3 मोल से, हाइड्रोजन के 3 मोल से 2 मोल NH3 प्रोड्यूस हो रहा था। तो 5 × 10³ मोल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतने से कितना हाइड्रोजन, कितना NH3 प्रोड्यूस हो रहा है? 56.1 × 10³ ग्राम्स। अगर आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 56.1 किलोग्राम्स। ठीक है, समझ में आया आपको? हमें क्या बताना था इस इक्वेशन में? 50 kilograms N2 and 10 kilograms of H2 both are mixed to produce NH3। ठीक है, हमें अमाउंट निकालनी थी कि कितना NH3 फॉर्म होगा और लिमिटिंग रीजेंट क्या है। सबसे पहले हम अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? लिमिटिंग रीजेंट, बिकॉज लिमिटिंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने लिमिटिंग रीजेंट पता कर लिया नंबर ऑफ मोल्स से। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले दोनों की, H2 का भी और N2 का भी, दोनों के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब फिर हमने बाय इक्वेशन 1 मोल H2 के लिए 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल्स H2 रिक्वायर है। ठीक है, तो जो मोल्स हमारे आए हैं नाइट्रोजन के 17.86 × 10, इसके लिए कितने हाइड्रोजन के मोल्स रिक्वायर थे? तो हाँ 5.36 मोल्स रिक्वायर थे, लेकिन हमारे पास मोल्स कितने हैं? 5 × 10³ दैट मीन्स ये कम है ना, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल है तो 3 मोल्स हाइड्रोजन से 2 मोल्स NH3 प्रोड्यूस हो रहे हैं। 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल NH3, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा? 2/3 और 5 × 10³ मोल्स थे तो मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से हमारे पास मोल्स आ गए। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछ रखा, अगर मोल्स पूछा होता तो हम यहीं इसको छोड़ देते। हमसे अमाउंट पूछ रखी है, अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस, दैट मीन्स इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। इसके मोलर NH3 के मोलर मास से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 56.1 × 10³ ग्राम्स में आया था। अमाउंट है किलोग्राम में, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 56.1 किलोग्राम्स आ जाएगा। ओके, तो ये था 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th question is, a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water। solution prepare किया है, 2 gram of substance A को add किया है 18 gram of water। calculate the mass percentage of the solute। क्या निकालना है? a solution is prepared by 2 gram of substance A। amount of A कितनी गिवन है? amount of A कितनी गिवन है? 2 grams। ठीक है, अमाउंट ऑफ ए कितने गिवन है हमारे पास? 2 ग्राम्स। और अमाउंट ऑफ
बी बोल सकते हैं, वो कितने हैं 18 ग्राम, और बी क्या है हमारा वाटर है, ठीक है। और ए क्या है सोल्यूट है कोई भी, क्योंकि हमने वाटर के अंदर जिसको ऐड किया है वो सोल्यूट है, ठीक है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो हमें जो गिवन था हमने वो लिख लिया, हमें जो निकालना है हमने वो भी लिख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मास परसेंटेज पूछ रखी है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास परसेंटेज का मतलब होता है मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट पूछ रखी है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो मास ऑफ सोल्यूट है आपके पास, मास और अमाउंट बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट इज 2 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सोल्यूट कितना है 2 ग्राम्स, सॉल्वेंट कितना है 18 ग्राम्स, तो कितना सॉल्यूशन बन गया 20 ग्राम्स। तो 2/20 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसको काट दो, 20 5 ज़ा 100, 5 2 ज़ा 10%। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट क्या आया 10%। तो समझ गए क्या निकालना था हमें, इसमें मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना था हमें। अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर गिवन, तो सिर्फ मास परसेंटेज का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट is equals to mass of solute by total mass of solution multiply 100. Mass of solute is given and mass of solvent both are given. We can calculate total mass of solution which is solute plus solvent. ठीक है, 2/20 multiply 100 कितना आएगा 10% आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। क्या कैलकुलेट करना है हमें, मोलैरिटी ऑफ NaOH। साथ साथ हम लिखते जाते हैं क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी ऑफ NaOH। मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखा जाता है। मोलैरिटी ऑफ NaOH हमें कैलकुलेट करना है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर। मतलब हमें अमाउंट या फिर मास ऑफ NaOH गिवन है। हियर NaOH इज सोल्यूट, we can say mass of solute is given which is 4 grams. Enough water to form, water that means solvent is water, ठीक है, to form 250 ml of solution. Volume of solution is 250 ml. ये सब हमें गिवन है, जो हमें गिवन है और जो हमें रिक्वायर है हमने वो लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या निकालना है हमें, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास को हम M से रिप्रेजेंट ना करके W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो W बाय मोलर मास को कैपिटल M से। तो W मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 4, मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास ऑफ NaOH इज Na, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। Na का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो कितना आ गया ये 40 आ गया, 40 ग्राम्स, ठीक है। तो W हमें गिवन था 4 और मोलर मास है हमारा 14 ग्राम्स, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए 1/10 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 250 ml। तो 250 बट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा, 4/10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.4 मोलर, तो मोलरिटी कितनी आई हमारी
0.4 मोलर। तो कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, यहाँ पुट किया और वॉल्यूम यहाँ लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी। Next question is the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molality of the solution. हमें density दे रखी है, molality दे रखी है, molality निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है 8 प्रॉब्लम में, हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml. मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 3 मोलर। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 3 मोलर। कैलकुलेट मोलैलिटी निकालनी है। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, इस मोलैरिटी का यूज करो। मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलैरिटी क्या है 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 3 मोलर। ठीक है, तो कितने मोल्स हैं 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं 3 लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलर मास। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है हमारा, NaCl है। इसका मोलर मास निकालोगे तो सोडियम के लिए एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन के लिए 35.5। जब इन दोनों को ऐड करोगे आपका क्या आएगा, 58.5 ग्राम्स आएगा। तो ये है हमारा मोलर मास, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 इज इक्वल्स टू 3। तो वेट ऑफ सोल्यूट इज 3 मल्टीप्लाई 58.5। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 175.5 ग्राम्स इतना आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका वेट ऑफ सोल्यूट तो आ गया। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, है ना। मोलैलिटी में तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, अगर आपका सॉल्यूशन का वेट भी आपको पता चल जाए तो सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो अब आपका दूसरा काम क्या है, आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन किससे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन की हमारे पास क्या गिवन है, डेंसिटी। तो अब करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। 1 ml में कितना है, 1.25 ग्राम्स। ठीक है, 1 ml में मास कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है 1.25। हमारे पास तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मतलब 1000 ml में कितना मास होगा, 1.25 मल्टीप्लाई 1000 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1250 ग्राम्स। तो ये आ गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब दोनों चीजें आ गई, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया और वेट ऑफ सोल्यूट भी आ गया। तो अब क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दो वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1250 माइनस वेट ऑफ सोल्यूट इज 175.5। जब आप दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 1074.5 ग्राम्स। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो इतना आता है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 3 मोल्स, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ये जो हमारे पास आया 1074.5। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
कितना आएगा 1074.5 ग्राम्स था। ठीक है, यहां ग्राम है, अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड। ठीक है, जब इन सबको आप सोल्व करोगे तो यहां से वैल्यू आएगी 2.79 मोलर, क्योंकि हमने यहां से मोलैलिटी कैलकुलेट करी है। ओके, समझ आ गया इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था और आपको क्या कैलकुलेट करना था। हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन था और मोलैलिटी गिवन थी, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो पता थे, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, तो हमने मोलैलिटी का यूज करके हमने क्या निकाला, वेट ऑफ सोल्यूट निकाला, और डेंसिटी का यूज करके हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला। जब दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता ही थी 3, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1074.5 ग्राम्स आया था। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोलैलिटी 2.79 मोलर, ये आ जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के सोल्व्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से और भी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप अब आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को करके हम करेंगे, 5 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे पर डे। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।